विजन आईएएस के साथ जुड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कीजिए। विजन आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता के लिए अभ्यर्थियों को करंट अफेयर्स पर प्रभावी समझ विकसित करने में मदद करता है। करंट अफेयर्स पर मजबूत पकड़ से आपको जीएस प्रीलिम्स के अन्य टॉपिक्स पर भी बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलती है। इसलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप तैयारी की राह में आगे बढ़ते हैं, आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और विभिन्न टॉपिक्स पर आपकी समझ भी बेहतर होती जाती है। इस दौरान आप केवल रटने के बजाय तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उन्हें प्रीलिम्स के विभिन्न टॉपिक्स से जोड़कर पढ़ने पर जोर देना शुरू करने लगते हैं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान प्रीलिम्स एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बार बार रिवीजन करना एवं इंफॉर्मेशन को याद रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स को 60 घंटों में रिवाइज करने, विश्लेषण करने एवं उस पर प्रभावी समझ विकसित करने के लिए हमने PT 365 प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम से आपको प्रीलिम्स की बेहतर ढंग से तैयारी हेतु एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एवं लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। इनोवेटिव और सुनियोजित अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया PT 365 प्रोग्राम आपकी तैयारी को कई तरह से आसान बना देता है, जैसे करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव कक्षाओं में जीएस प्रीलिम्स के नजरिए से महत्वपूर्ण टॉपिक्स और विषय पर जोर दिया जाता है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन के लिए हाई क्वालिटी एवं सुनियोजित रूप से डिजाइन किया गया PT 365 मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। अभ्यर्थियों की समझ का आकलन और उसे बेहतर करने के लिए हर सेक्शन के अंत में स्मार्ट क्विज को शामिल किया जाता है। PT 365 प्रोग्राम आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजीज एवं याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें और उन्हें रिकॉल कर सकें, क्योंकि यह सब यूपीएससी प्रीलिम्स के विशाल सिलेबस को प्रभावी ढंग से समझने एवं तैयार करने के लिए बहुत जरूरी होता है। PT 365 प्रोग्राम के तहत 1-to-1 मेंटरशिप, यूनिट प्रिपरेशन प्लान और आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे अभ्यर्थियों को प्रीलिम से संबंधित तनाव एवं चिंता को दूर करने में मदद मिलती है, जिससे एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है। PT 365 प्रोग्राम से जुड़कर अपनी सफलता की राह में मजबूती के साथ आगे बढ़िए और अधिक जानकारी या रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमें कॉल कीजिए या हमें मेल कीजिए enquiry@visionis.in। हमारे साथ यूपीएससी में सफलता की राह पर आगे बढ़े। चलिए हम लोग डीपीएसपी देखते हैं, है ना। आज डीपीएसपी फिर पढ़ेंगे। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस लिए है? हाँ, मेन है, इससे कल्याणकारी राज्य जो है वो
स्थापित करने के लिए, ठीक है। अंग्रेजों का कल्याणकारी राज्य नहीं था, लेकिन हम लोग संविधान बनाए, बहुत सारे अधिकार, हम बहुत सारे जो हमारे लक्ष्य थे वो अधिकार के रूप में हमने दे दिया फंडामेंटल राइट में, लेकिन हमारे पास संसाधन उतना नहीं था कि हर चीज को पूर्ति कर लेते, तो उसको हमने कहाँ डाला, डीपीएसपी में, ठीक है। ये आयरलैंड के, अच्छा ये भी है कि बड़ा आधुनिक विचार है, 100 साल के अंदर का विचार है, फंडामेंटल राइट और पहले का विचार है, खासकर जब मैग्ना कार्टा आया, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिका में संविधान बना, फंडामेंटल राइट वहीं से आ गया। ये 1920-1925 के बाद का विचार है वैश्विक स्तर पे। तो आयरलैंड के संविधान में आया डीपीएसपी, वहां से भारत लिया गया है, भारत में भारत सरकार अधिनियम में भी था। गांधी जी का जो भी दर्शन है यहाँ पे परिलक्षित होता हुआ दिखता है। पर इसमें डीपीएसपी को संविधान में 3 भाग में बांटा गया है, गांधीवादी विचार, उदारवादी, और क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने बोला सही है? क्या 3 भाग में नहीं बांटा गया है, गांधीवादी डीपीएसपी, समाजवादी डीपीएसपी और वेरी गुड, वेरी गुड, संविधान में बांटा नहीं गया है। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स पॉइंट, अच्छा एक चीज और है कि क्यूआरएम जो आपका इसका है, डीपीएसपी का है, विजन का, तो सिर्फ क्यूआरएम के बदौलत काम नहीं चलेगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। बोलो क्यों? क्यों? ये जो सिंपल कम कम शब्दों में लिखा हुआ है, जब ओरिजिनल डीपीएसपी पढ़ोगे आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, बीच से उठा के सवाल पूछ देता है। आर्टिकल न के बराबर चांस है पूछने का कि किस आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल में क्या है, नहीं पूछता है। क्या पूछेगा कि क्या डीपीएसपी में मदिरा निषेध की बात की गई है? इसमें कहीं नहीं, क्योंकि इनको शॉर्ट में देना था क्यूआरएम में। भाई अगर डिटेल में देगा उससे अच्छा बुक पढ़ लो, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको बुक पढ़ना है ना। तो ये सब डीपीएसपी मैं पढ़ूंगा नहीं, ये सब डीपीएसपी हैं इतने सारे। मौलिक अधिकार जहां पे आपको राजनीतिक न्याय की बात करता है, लेकिन डीपीएसपी कौन सा न्याय की बात करता है? सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है, क्योंकि इसमें प्रोविजंस उसी प्रकार के हैं। खासकर अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया, यही बोला गया कि जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य का परिभाषा है वही 36 में है। इसमें साफ साफ बोला गया है 37 में कि भाई डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है? न्यायालय में जाके तुम लागू नहीं करा सकते हो, जैसे फंडामेंटल राइट को लागू करा सकते हैं। उसके बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, 39 बहुत डिटेल में है, 39B-C है ना। उसमें बोला गया है कि भाई जो संपत्ति का बहुत ज्यादा राज्य ये ध्यान रखेगा कि संपत्ति का बहुत ज्यादा असमानता ना हो जाए, आर्थिक संकेंद्रण एक तरफ ना हो जाए, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं, बहुत लोग बहुत गरीब हो जाएं, इन सब चीजों पे राज्य ध्यान करेगा, है ना। हाँ नहीं, राज्य की परिभाषा है, टारगेट क्या करती है यही बात ही लिखा हुआ है कि 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही यहाँ भी। अरे इसलिए क्योंकि उसी राज्य को ये नीति बनाना है, तो बताना पड़ेगा ना किस राज्य के बारे में है ना। उसके बाद देखिएगा उद्योगों के प्रबंधन में सहकारी समिति बढ़ावा देने में सब है। आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है, किस? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। SC/ST कमजोर वर्ग के संदर्भ में 46 है, पोषण 47 है, वैज्ञानिक कृषि पशुपालन है आपका, फिर है पर्यावरण वन के संदर्भ में। इसमें यह भी पूछ सकता है कि 44वां संविधान संशोधन करके कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए, है ना। वैसे कम चांस है, इतना डिटेल नहीं पूछता है। अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है ना। इस जो 3 भाग हैं, अब देखो यहां पे तो आर्टिकल्स दे दिए गए आपको, लेकिन आप सोचेगा कि हम आर्टिकल याद करके चल जाएं, वहां पूछता ही नहीं आर्टिकल।
वहां पूछेगा कि कौन कौन से गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है डीपीएसपी। तो ये बताओ, ग्राम पंचायत का गठन करना है, कौन सा विचारधारा होगा? मदिरा निषेध करना है, कौन सा विचार होगा? हाँ, सहकारी समिति बनाना है, कौन सा विचार होगा? गांधीवादी। सहकारी समिति, सहकार की बात है, सहयोग की बात है, ये कौन कौन सा होगा? गांधीवादी। ये गो हत्या को समाप्त करना है, कौन सा विचार होगा? गांधीवादी। तो आपको दर्शन भी समझने पड़ेंगे, तो आपको डिटेल में खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से आर्टिकल हैं। समाजवाद कल्याणकारी राज्य की बात करता है, साथ में इसमें साम्यवाद का भी झलक क्या पूरा प्रभाव होता है। जहां भी यूनियन बाजी की बात होगी, कौन सा होगा? इसमें क्या चीज आपको अलग से बता देंगे, है ना, फिर वो अलग चला जाएगा, डीपीएसपी तो समाप्त करना है ना। वैसे ही समझ जाइए, साम्यवाद एक पॉलिटिकल विचार है जिसमें जो कोई निजी संपत्ति नहीं होता है, सारी संपत्ति किसके पास होगी? राज्य के पास होगी, राज नियंत्रित होगी, बाजार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जैसे यूएसएसआर में था, है ना। यही साम्यवाद है। उसका जस्ट अपोजिट क्या है? उदारवाद, जो पश्चिमी देश अपनाते हैं, जिसमें राज्य का मिनिमम कंट्रोल होगा और क्या होगा? पूरा बाजार पे ही निर्भर होगा, निजी संपत्ति का बोलबाला होगा। हम लोग कौन सा अपनाते हैं? समाजवाद, मिश्रित निजी और सार्वजनिक संपत्ति, ये निजी संपत्ति या बाजार का भी हस्तक्षेप और सरकार का भी हस्तक्षेप, दोनों का समर्थन करते हैं। सरकार कहाँ पे काम करेगी? खासकर जो वंचित समूह हैं उनके ख्याल के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाजवाद में होता है। इसी कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट समाजवाद को समर्थन करता है। समझ रहे बात? अब बताइए समाजवाद में और क्या होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, ये सब समाजवाद में होगा। कार्य की दशाएं अच्छी हों, फैक्ट्री में अच्छी दशाएं हों काम की, ठीक है, ये सब समाजवाद में होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उदारवाद, उदारवाद में क्या होगा? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अलावा कार्यपालिका का न्यायपालिका का कार्यपालिका से स्वतंत्रता, उदारवादी विचार है। शक्ति का पृथक्करण का समर्थन करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति, है ना, हाँ, पर्यावरण, है ना, प्लस कृषि का आधुनिकीकरण, लिखा हुआ ना, वैज्ञानिक, तो ये सब कौन सा है? उदारवादी विचार। ये गैर प्रवर्तनीय है, ये कारण ये सब पढ़िएगा आप खुद से, है ना। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस पूछा गया है, बताया गया है कि आयरलैंड से गैर प्रवर्तनीय है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समर्थन करता है। ये किसको करता है? व्यक्ति केंद्रित है। ये समूह को, डीपीएसपी समूह की बात करता है, नागरिक नहीं। किसकी बात करता है? महिलाओं का, बच्चों का, है ना, देखिएगा समूह की बात करता है, वहां नागरिक केंद्रित है, ठीक है। राज्य पर सकारात्मक दायित्व है, ये निजी व्यक्तियों और राज्य पर प्रतिबंध है, नकारात्मक है ना, मौलिक अधिकार। डीपीएसपी की आलोचना ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मूल अधिकार के साथ क्या संबंध है डीपीएसपी का, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है मिनर्वा मिल केस। इसमें कौन सा आया? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, जिसमें क्या बोला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में सामंजस्य स्थापित करके ही राज्य को आगे बढ़ना चाहिए। तो पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है, यही पूछते हैं, और किस वाद में आया ये याद कर लीजिए। ये सब कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। केशवानंद भारती, ये यहां तक कीजिए, केशवानंद भारतीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 50 साल भी पूरा हो चुका है। क्या डीपीएसपी को लागू करने के लिए, हाँ,
अब वो डिटेल पे अब चले जाएगा। देखिए, जब अब डीपीएसपी और इसमें मौलिक अधिकार में झगड़ा होने लगा कि कौन ऊपर कौन ऊपर, संविधान कह रहा है, मूल रूप से संविधान क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट ऊपर है। अब राज्य को भाई डीपीएसपी को लागू करना है तो कानून बनाना पड़ेगा। और मान लो जमींदार का भूमि लेना है, जमीन लेना है, तो जमींदार का मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार उसमें था, तो उसका हनन हो रहा है कि नहीं? तो क्या राज्य भूमि सुधार कर पाएगा? बोलो, नहीं कर पाएगा। तो फिर संविधान संशोधन करके ये कर दिया गया कि जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर होगा। ठीक है, तो यही सब है। बाद में चूंकि 31 हट गया, इसलिए सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 14 और 19। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या दिया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत इस संदर्भ में दिया है। ये याद रखना है। ये सब जो डिटेलिंग है फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब आप पढ़ोगे डिटेल में, मेंस में सवाल पूछ सकता है, प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछेगा कि 24वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 25वें में क्या हुआ, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, डीपीएसपी की उपयोगिता क्या है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। हर एक समुदाय के लिए जहां कुछ ना कुछ किया गया है डीपीएसपी के तहत, जैसे महिला के संबंध में ये कानून बनाया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, निःशुल्क कानूनी सहायता देना, ये सब चीज आपको किए गए हैं। आपको एससी एसटी के लिए किया गया है। पंचायत के संबंध में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया है। ये सब आपको पढ़ना है। पर्यावरण के संबंध में कानून बनाया गया है, जैव विविधता के संबंध में कानून बनाया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य लास्ट है, 5 मिनट का है ये, इसको भी हम लोग करेंगे। क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य था? हाँ, नहीं था। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? 42 में। किसकी अनुशंसा पे? अब ये समझ में आया आपको कि मूल कर्तव्य भाग 4A में ही क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि नागरिक के संबंध में है। भाग 3 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी, उसी के नीचे जोड़ोगे। इसमें सवाल क्या पूछता है, अच्छा मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 11वां आपको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। अब ये जापानी संविधान एकमात्र संविधान है जहां पे नागरिकों के लिए कर्तव्यों की सूची शामिल की गई है। आपको होमवर्क है, एक एक मौलिक कर्तव्य आपको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला मौलिक कर्तव्य, ऐसे नहीं, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही लिखा हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बीच में से उठा लेता है। आप देखिए सवाल बीच में से उठाएगा, जैसे भारत में सभी लोगों को समरसता और समान भारतीत्व की भावना निर्माण करें, और आगे है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करो जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। आपने यहीं तक पढ़ा है, यहां तक पढ़ा है, तो ये ध्यान ही नहीं रहेगा। बोले मौलिक कर्तव्य में है ही नहीं। भारतीत्व का जो प्रीलिम से पूछ सकता है, संविधान में किस किस भाग में है भारतीत्व? बंधुता जो शब्द है, जो ये आपको प्रस्तावना में भी है ना। उसके बाद जैसे कि आप देश की रक्षा करें, आप यहां पढ़ के छोड़ दिए, और जबकि क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र की सेवा करें। वो आप रिलेट भी कर पाओगे, लेकिन जैसे कि आप आगे देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, ये नहीं पढ़े आप। ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, और पूछ देगा कि हिंसा से दूर रहें क्या मौलिक कर्तव्य में है? आपको ये नहीं याद करना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, पूरा डिटेल में रट्टा भी नहीं मारना है। मौलिक कर्तव्य को 3-4 बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या, ये बताइए, न्यायालय में प्रवर्तनीय है? हाँ, नहीं है। क्या स्वर्ण सिंह समिति का मूल कर्तव्य के संबंध में सारी अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया था?
कौन सा नहीं किया गया था? दंड लगाने की और कर लगाने का मूल कर्तव्य, ये शामिल नहीं किया गया है ना। उसके बाद ये सिर्फ नागरिकों के लिए ही है ना, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य का महत्व क्या है? मूल कर्तव्य ऐसे प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन कोई और विधान या कोई और विधि का अगर न्यायपालिका व्याख्या कर रही है तो उसको, उसकी संवैधानिकता की जांच में मूल कर्तव्य हेल्प करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको मौलिक कर्तव्य का एक एक जो लाइन है डीपीएसपी का, मौलिक कर्तव्य का एक एक लाइन पढ़ना है, अंदर से सवाल पूछता है। अब देखो ये क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? डीपीएसपी। कैसे? आर्टिकल 39 बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें बोला गया है? डीपीएसपी का आर्टिकल 51 या 50 है ना। अगर नहीं पढ़ोगे डीपीएसपी पूरा तो इसमें आर्टिकल पूछ रहा है क्या? आर्टिकल 50 या कुछ नहीं पूछ रहा है, वो नहीं पूछता है। ये देखो, अभी तो अजीब सा ऑप्शन दे दिया, विरोधाभासी है ना। ये सही है कि ये सही है? ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। आंसर 2 और 3 है ना। आंसर हो गया लास्ट पार्ट। कितना आसान सवाल पूछ रहा है। कल्याणकारी राज्य की अधिघोषणा कौन करता है? ठीक है। तो आपका, अच्छा पिछले क्लास में कुछ होमवर्क भी दिए थे ना हम, आप लोग किए हैं? तो क्लास के बाद देखेंगे। होमवर्क यही है आपसे, हम हो सकता है कि अगले क्लास में कुछ फंसाएं आपको। डीपीएसपी डिटेल में पढ़ना है, साथ में फंडामेंटल राइट के ये ड्यूटी के मतलब मौलिक कर्तव्य के सारे प्रोविजन डिटेल में पढ़ने हैं। अंदर से सवाल पूछता है, ठीक है, आर्टिकल्स नहीं पूछता है। चलिए, थैंक यू।